ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आज टॉपिक जो है हम लोग का लाइफ प्रोसेस है ना। लाइफ प्रोसेस में देखेंगे क्या है। ऑर्गेनिज्म शो मेनी प्रॉपर्टी सच एज मूवमेंट। कोई चीज अगर जिंदा है या लाइफ है उसके अंदर, वो किसके थ्रू दिखाई जाएगी। सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि किसी चीज के अंदर जीवन है, वो क्या चीज होती है। वो चीज होती है उसका मूवमेंट। बात समझ में आ रही। लेकिन अकेला मूवमेंट ही जीवन को डिफाइन नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ही जीवन को डिफाइन नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बट विजुअल मूवमेंट इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। है ना। प्लांट देखो, प्लांट तो नहीं चलते एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। बात समझ में आ रही। एंड अगर मैं बात करता हूँ कुछ एनिमल्स के बारे में बात करता हूँ, तो दे एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट। है ना। वही सारी चीज है। वायरसेज देखो, वायरसेज कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं हो जाते या घुस नहीं जाते अंदर से। तो क्या होगा, वो तुम्हारी लिविंग मशीनरी को यूज करने लगते हैं। इस तरीके से उनके अंदर जीवन आता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक जो वर्ड है ना, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। जब कभी भी वर्ड सुनेंगे लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का मतलब है कॉन्टेनेंस मेंटेनेंस प्रोसेस। है ना। कांस्टेंट मेंटेनेंस प्रोसेस, कांस्टेंट मेंटेनेंस प्रोसेस। है ना। इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू सरवाइव। किसी चीज को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए उसके अंदर जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया चलती है, उस चीज को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैविंग टिश्यू सेल सेल ऑर्गेनेल। ये पता ही होगा, दिस इज द सिस्टम। सेल, सेल के बाद बहुत सारे सेल मिलके स्पेशलाइज टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिला के आर्गन, और बहुत सारे आर्गन मिलके आर्गन सिस्टम। और ये आर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म का रूप धारण करता है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे प्लांट सेल में भी दिखा दिया है, इस चीज को आप समझ सकते हो। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट लिविंग स्ट्रक्चर में बी ब्रोकन डाउन एंड डेड, सो दे मस्ट बी रिपेयर्ड। बात समझ में आ रही। तो इन्वायरमेंट के कंडीशंस के वजह से बहुत सारी चीजें क्या हो सकती हैं, टूट सकती हैं। हाँ, जुड़ भी सकती, टूट सकती हैं बेसिकली, या डेड हो सकती हैं, वर्न आउट हो सकती हैं। तो उस केस में उनका रिपेयरिंग क्या है, बहुत जरूरी है। सिंस दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट ऑलवेज मूव मॉलिक्यूल अराउंड। बात समझ आ रही। ये सारी की सारी चीज क्या है, एटमिक स्ट्रक्चर है। एटम से मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो उस तरीके से यहाँ पर जरूरत होती है क्या, लगातार किस चीज की, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की। तो लाइफ प्रोसेस है क्या, तो लाइफ प्रोसेस आर मेंटेनेंस, ऑल द मेंटेनेंस प्रोसेस टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, इसके अंदर सारी की सारी मेंटेनेंस की प्रक्रियाएं आती हैं जो कि डैमेज और बॉडी के ब्रेकडाउन को मेंटेन करती हैं। है ना। उसको प्रिवेंट करती हैं। है ना। कि कोई बॉडी ब्रेकडाउन ना हो। या कोई सेल है, जैसे आपकी स्किन सेल्स जो है वो लगातार बदलती रहती है, हर 14 डेज में स्किन सेल बदल जाती। तो कोई तो है, जैसे कहने का मतलब कोई तो सिस्टम है जिसके थ्रू ये बदल रही है। तो ये मेंटेनेंस की प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेस है, जो बॉडी में डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई ये वर्नआउट हो गई है, अब ये नहीं आएंगी इसकी जगह। बात समझ आ रही। लिवर सेल्स भी रिप्लेस होते रहते हैं, हर हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे चीजें चेंज होती रहती हैं। तो एग्जांपल के तौर पर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। फॉर दिस एनर्जी इज नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड। तो कह रहा है कि ये सारी की सारी प्रक्रियाओं को लगातार चलाने के लिए बाहर से हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और वही एनर्जी की पूर्ति हम किसके रूप में करते हैं, भोजन के रूप में। ये भोजन जो है ऊर्जा का प्रमुख कारक है। और यही भोजन जो ऊर्जा दे रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, वही एनर्जी यूज हो जाती है लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। सिंस लाइफ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ द फूड आर कार्बन बेस्ड। है ना। तो बहुत सारा खाना हमारा क्या है, कार्बन। Food are broken down or built up in the body. They are finally converted into uniform source of energy and molecule for the growth and development. तो कहने का मतलब खाना आप कोई भी खा लो, लास्ट में बॉडी उस चीज को ग्लूकोज में बदलती ही है ना। यूनिफॉर्म सोर्स का मतलब क्या है, ग्लूकोज में बदल देती है। बात समझ में आ रही। यही ग्लूकोज जब जरूरत पड़ती है तो बॉडी एनर्जी के रूप में इन्हीं ग्लूकोज को तोड़ती है ना। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस।
Oxidizing reducing reactions are some of most common chemical means to break molecule. For this many organisms use oxygen, है ना. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, तो इसमें क्या केमिकल रिएक्शंस तो होते ही है ना, जो भी बॉडी के अंदर है उस चीज को तोड़ना. कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से हमें सिंपलर सब्सटेंसेज में चाहिए होता है, तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस चलते हैं, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस होते हैं. In cell, various chemical reaction create useless and harmful byproduct. The removal of such product from the body is called excretion. बात समझ में आ रही. तो इस दौरान इन केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी का, जिसके अंदर अब कोई भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना बाकी नहीं है, वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है, तो उसको क्या करता है, शरीर बाहर करता है. उस वेस्ट को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं. तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. इन यूनिसेलुलर, अच्छा आगे देखेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंटायर सरफेस जो है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, क्योंकि एक सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत होती नहीं है गैस लेने के लिए, है ना, गैसियस एक्सचेंज के लिए या वेस्ट के रिमूवल के लिए कोई अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती, जैसे अमीबा में होता है. अमीबा में हर चीज, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो भी ऑन सरफेस हो जाती है, डाइजेशन की प्रोसेस वो भी ऑन सरफेस हो जाती है, और मतलब बेसिकली ये सिंपल फिनोमेना कॉल्ड डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन के थ्रू ये सारी चीजें हो जाती. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो है, ऑल सेल्स आर नॉट इन कांटेक्ट विद इन्वायरमेंट, सारे के सारे सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तो डिफ्यूजन तो ये मल्टी सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर में वो पूरी प्रक्रिया को मीट नहीं कर सकता, है ना, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता. इसके वजह से मल्टी सेलुलर में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट होने चाहिए, जैसे सांस लेने के लिए पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, फूड को बाहर करने के लिए, मतलब फूड वेस्ट को बाहर करने के लिए क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. तो ऐसे, या एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारी जो ब्लड वेसल्स का, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एक प्रकार से बॉडी में, है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन सिस्टम है, प्लांट सेल में ट्रांसलोकेशन होता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन सिस्टम है जो कि क्या करता है, हमारे कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट्स में हर जगह पे न्यूट्रिशन को पहुंचाता है, फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाता है. ठीक है, तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं होती है. न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ, तो न्यूट्रिशन का मतलब थोड़ा समझने वाली बात है. क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू द बॉडी, सॉरी आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड, वही चीज है. तो कहने का मतलब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ फीडिंग. न्यूट्रिशन का मतलब क्या है भाई, खाना तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, क्योंकि जो भी प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चल रही हैं उसको कहीं ना कहीं ऊर्जा की जरूरत है, वो एनर्जी हम फूड के फॉर्म में देते हैं. तो बेसिकली इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटर एनवायरनमेंट से हम अंदर खाना लेते हैं. इट इज नीडेड फॉर, किस चीज के लिए जरूरी है, बॉडी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसके लिए, और बहुत सारी चीजें शरीर के अंदर, शरीर में एक केमिकल की फैक्ट्री है, वो बहुत सारी चीजें बनाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से लेके प्रोटीन से लेके बहुत सारी चीजें, फैट प्रोटीन सब कुछ शरीर बनाता है ना. इवन दाउ वी आर इन इनएक्टिव, एनर्जी नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर इन द बॉडी. कहने का मतलब जब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे होते तो भी आपके शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आप जिंदा होते हो, और उस चीज को रन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही है. जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मिनरल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. तो कह रहा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सामान्यतः सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन इसको फीडिंग जो है अलग अलग तरीके से होती है. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल फूड, बात समझ रही, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज सच एज CO2 एंड वाटर, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ में देखो, ऑटोट्रॉफ में प्लांट्स आते हैं, तो प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को बस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए, है ना, धूप धूप वो सूर्य भगवान से ले लेते हैं, और फिर उसके बाद ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और कुछ वाटर वेपर. तो ये सारी की सारी व्यवस्था जो है फोटोसिंथेसिस की हो रही है. तो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स आर दोज हु परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल है. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ फॉर न्यूट्रिशन, है ना. तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, जो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर डायरेक्टली डिपेंड हो जाते हैं, वो खा जाएंगे उसको. They are called heterotrophs. Heterotrophs are the organisms which depend on the autotroph for their nutrition.
एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल और फंगी देख लो, दे यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये क्या करते हैं कि ये सारा का सारा जितना भी है एनिमल्स और फंगी, जितना भी जीव जगत है, तो सारे के सारे कहीं ना कहीं देखो तो प्लांट प्रोडक्ट पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। कुछ लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जैसे हर्बीवोर्स हैं, जो शाकाहारी जीव है, वो क्या करता है, डायरेक्टली साग पात खाता है ना, और धान गेहूं खाता है, सीरियल्स खाता है, ये सारी चीजें खाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये सबसे पहले उस चीज को यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद उसको सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं भाई, सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ देते हैं, किसके मदद से, तो पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स का यूज करते हैं, उनको हम बायोकैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। अगला देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो इट इज द प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन and water in presence of sunlight. The photosynthesis is basically a process of making food using carbon dioxide, water. Carbon dioxide and water is converted into carbohydrate in presence of sunlight and chlorophyll, है ना। तो ये रिएक्शन जो है ऑटोट्रॉफ में होता है, जैसे जनरली ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात करता हूँ। ये रिएक्शन सबको याद होगा, 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस का 6O2 प्लस का 6H2O। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड एज स्टार्च, है ना। प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट यूज हो गया, जो नहीं यूज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और स्टार्च के फॉर्म में ये चीज जो है इंटरनल एनर्जी रिजर्व के तौर पे काम करता है। बात समझ में आ रही। एनर्जी डिराइव फ्रॉम फूड इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, है ना। एनर्जी डिराइव फ्रॉम फूड इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। तो ये सारी चीजें दिमाग में रहेगा कि हम लोग जो भी एनर्जी प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, बात समझ आ रही, तो खाने के बाद वो हमारे बॉडी में किस तौर पे स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूं, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और आगे देखो, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप शो सम ग्रीन कलर डॉट्स, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनील कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है बेटा। इसी क्लोरोफिल से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को होती है, करी जाती है। बात समझ रही। इसमें कुछ और भी चीजें दी हुई है, जैसे गार्ड सेल्स के बारे में बात है। गार्ड सेल्स तुम्हें पता होगा, गार्ड सेल्स वो सेल होते हैं जो कि स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करते हैं। और भी डिपेंड करता है किस चीज पे भाई, ये ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट पे। क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट पे। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर दो चीजें है, अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो स्वेल कर जाएगा और श्रिंक करेगा, दो ही कंडीशन होती। स्वेल करेगा तो यानी कि ओपन हो जाएगा, पोर कैसा होगा, ओपन होगा, और श्रिंक करेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो गया। तो याद करने के लिए मैंने सिखाया था, स्वेल मतलब फूलेगा तो खुलेगा, और श्रिंक मतलब सिकुड़ेगा तो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टोमेटल पोर की ओपनिंग है, ये सब दिमाग में आप लोगों को रखना है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स हैं उसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहला इवेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब किया जाना। दूसरा, लाइट एनर्जी का केमिकल यानी कि फोटोकेमिकल कन्वर्जन जिसे बोलते हैं, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में बदलना। और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फिर रिडक्शन होता है किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अभी जब हम वो करा रहे थे, एमसीक्यू करा रहे थे, तो उसमें ये चीज आई थी। तो रिडक्शन हो जाता है किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। तो ये सारे के सारे स्टेप जो भी हैं वो सीक्वेंस में होने जरूरी नहीं है, लेकिन होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दो तीन करके ही होगा, होते हैं बस। डिजर्ट प्लांट्स, जैसे कि CO2 के बारे में बात करते हैं। डिजर्ट प्लांट जो है CO2 जो है रात में लेते हैं, और इट प्रिपेयर एन इमीडिएट, मतलब क्या है, डायरेक्टली इमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे क्या है कि जो फाइनल प्रोडक्ट इसमें ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन इमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। इट इज एक्टेड अपन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और डे के टाइम पर वो खट से क्या करेंगे, जो सनलाइट आएगी तो तुरंत क्या बना लेंगे, फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे। तो बात समझ रही। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा घर में कभी रिश्तेदार सुबह ही सुबह जाने वाले हों, या कुछ घर की औरतों को ज्यादा काम हो, तो लोग क्या करती हैं, आलू आलू पहले से ही काट के रख लेती हैं, तो अगले सुबह तुरंत सब्जी बन जाती है।
तो बाकी पीछे वाला काम क्या कर लिया, बना के रख लिया पहले से। तो ये सारी चीजें उसी तरीके से यहाँ पे डिजर्ट प्लांट जो है, कैक्टस वैक्टस की बात कर रहा हूं, तो ये क्या करते हैं, ये CO2 रात में ही ले लेते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है बना के रखते हैं। फिर उसके बाद सुबह सूरज आती है, सूरज की रोशनी आती है और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे और प्रोडक्ट रेडी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के वो दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं कि क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे सारी चीजें दिया हुआ है कि भाई कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। टेक अ पॉटेड प्लांट विद द वेरीगेटेड लीव्स, मनी प्लांट ले लो या क्रोटोन्स के प्लांट ले लो, तो मनी प्लांट ही मिलेगा तुम्हें यहाँ पर। कीप इट इन डार्क रूम फॉर 3 days, 3 दिनों तक डार्क रूम में रख दो तो डी स्टार्च हो जाएगा, अब उसका कोई भी स्टार्च बचेगा नहीं। फिर कीप द प्लांट इन सनलाइट अबाउट 6 hours, सनलाइट में रख दो उस प्लांट को, कितने घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। प्लग अ लीफ एंड मार्क द ग्रीन एरियाज एंड ट्रेस देम ऑन पेपर। तो ये चीज कह रहा कि पत्ते तोड़ लो, फिर उसके बाद क्या, ग्रीन एरिया को मार्क करो और फिर पेपर पे ट्रेस कर लो पेपर पे उसका बना लो डायग्राम। फिर क्या कह रहा है, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट, तो उबलते हुए पानी में उस पत्ते को डालो। देन इमर्ज इट इन एल्कोहल, फिर उसके बाद उसको एल्कोहल में डालो। प्लेस द बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टू बॉयल द एल्कोहल, है ना। तो कह रहा है कि पानी उबाल लो, पहले पानी को उबलते हुए जो एल्कोहल एक अलग पॉट में ले लो, पानी उबल रहा है उस पॉट को डालो, है ना। तो अब पानी की गर्मी की वजह से, उबलता हुआ पानी है तो पानी की गर्मी की वजह से एल्कोहल भी अब गर्म हो जाएगा। तो उस केस में ध्यान से समझना, उस केस में लीफ क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कलरलेस हो जाएगा। लीफ कैसा हो जाएगा, कलरलेस। एंड क्लोरोफिल इज डिजॉल्व्ड इन एल्कोहल, उस केस में क्या होगा, क्लोरोफिल पूरी तरीके से किसमें डिजॉल्व हो जाएगा, एल्कोहल में। और एल्कोहल टर्न्स ग्रीन, एल्कोहल का कलर कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। फिर डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट, फिर वो उसी लीफ को आयोडीन में डाल दो, आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दो। तो ग्रीन एरिया ऑफ लीफ टर्न ब्लू बैक, जो ग्रीन एरिया ऑफ लीफ होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये क्या दिखाएगा, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कलरलेस पार्ट ऑफ लीफ शोज नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, है ना। जहां जहां कलरलेस पार्ट होगा वहां पर कोई भी ब्लूइश ब्लैक जो है वो पैच नहीं मिलेगा। जहां जहां ग्रीन एरिया था, है ना, तो वहां पे बेसिकली क्या है ना, एल्कोहल में क्लोरोफिल गया है, स्टार्च तो था ही अभी, तो स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लूइश ब्लैक, है ना, पैच बना देता। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है, थोड़ा सा इस चीज को एक बार जल्दी से देखेंगे। एक गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज इन लीफ अकर्स थ्रू स्टोमेटा फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ होता है, ये स्टेम के थ्रू भी हो सकता है, रूट के थ्रू भी हो सकता है और लीफ के थ्रू भी होता है, लेकिन मेजर कहाँ होता है, लीफ के थ्रू होता है। ड्यूरिंग दिस मच वाटर इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारा पानी क्या होता है, नुकसान होता है। सो द प्लांट क्लोजेज स्टोमेटा व्हेन इट डज नॉट नीड CO2, तो इसी वजह से प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटल पोर को क्या करता है, बंद कर देता है जब इसको CO2 की जरूरत नहीं होती। प्लांट को हमेशा CO2 की जरूरत नहीं होती, पता है ना, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तभी CO2 की जरूरत होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स, पता ही है, गार्ड सेल के थ्रू ओपन होगा। व्हेन वाटर फ्लो आउट द गार्ड सेल दे स्वेल, है ना, फ्लो इनटू द गार्ड सेल, सॉरी फ्लो इनटू द गार्ड सेल, जब इसके अंदर पानी जाएगा तो ये स्वेल हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे तो इनके पोर्स खुल जाते हैं। तो मैंने बोला था स्वेल होगा तो ओपन हो जाएगा, यानी कि फूलेगा तो खुलेगा। इफ द गार्ड सेल श्रिंक द पोर क्या हो जाएगा, क्लोज। तो ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोग पढ़ लेना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ। ऑटोट्रॉफ नीड वाटर एंड अदर रॉ मटेरियल सच एज वाटर and mineral like nitrogen, phosphorus, iron और magnesium. They are taken up from the soil. बात समझ आ रही। ऑटोट्रॉफ नीड अदर रॉ मटेरियल्स, क्या क्या अदर रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं भाई ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब प्लांट, प्लांट ही समझ लो। ग्रीन प्लांट क्या यूज करते हैं, तो वाटर और मिनरल में क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब हम लोग खाद के रूप में देते हैं, पता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब क्या देते हैं हम, ठीक है। नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट है। भारत की मिट्टी में दो चीजों की बड़ी भारी कमी, कौन कौन सी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। भारत की मिट्टी में इन दो चीजों की कमी है, इसकी वजह से हमें इसको क्या करना होता है, खाद के रूप में देना ही है। चाहे केमिकल फर्टिलाइजर डालते हो तो उसमें भी NPK, डाई यूरिया फॉस्फेट ये सब डालते ही,
या तुम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो तो उसमें भी आपको गोबर की खाद डालनी पड़ेगी अच्छी खासी। तो नाइट्रोजन एक इसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन एक इसेंशियल एलिमेंट है। ये इट इज एब्जॉर्ब्ड एज इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट्स, है ना, किस रूप में दिया जाएगा, तो नाइट्रेट के रूप में दिया जाएगा। और इट इज टेकन अप एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया करते हैं, बात समझ में आ रही। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया करते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं राइजोबियम प्लांट, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बात करता हूं, तो राइजोबियम जो है लेगोनस प्लांट में लगता है। जो रहर वहर होती है, अरहर या मसूर, तो उसके उसके जड़ों में ऐसे ऐसे जो है गोल गोल चीजें लगी होती हैं। तो तुम्हें पता है चना में भी होता है, जितनी दाल वाली फसलें हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल लगा रहता है, तो ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन करते हैं। यही राइजोबियम बैक्टीरिया इसमें रहता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। कहता है पेड़ भाई तुमको भी फायदा दिलाता हूँ मैं, और मुझे भी फायदा दिलाओ। तो ये पेड़ के सहारे ये जिंदा रहता है और पेड़ को ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे देता है। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से भी है। और थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें कुछ अजोटोबैक्टर करके भी है, एक अजोटोबैक्टर है, एजोला है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक, अरे मतलब ऑर्गेनिक मेथड है नाइट्रोजन फिक्स करने के, ये बैक्टीरियाज भी मदद करते हैं इसमें। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ। ऐसा न्यूट्रिशन एक इस प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट होता है फॉर देयर फूड। ऑर्गेनिज्म टेक एंड यूज फूड इन वेरियस वेज। क्या करते हैं, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। जैसे फंगी, फंगी क्या करता है, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ये सब जितना भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, फूड को पहले ही बाहर ही ब्रेक डाउन कर देंगे फिर एब्जॉर्ब करते हैं। सम टेक इन फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना पूरा पूरा फ्रेश खा लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर इस चीज को पचाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उसका ब्रेकडाउन शुरू होता है। सम ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। कुछ ऐसे होते हैं कहते हैं कि भाई तुम्हें हम मरने नहीं देंगे लेकिन तुमसे हम खाना लेते रहेंगे, जैसे पैरासाइट बोलते हैं उनको, इनको हिंदी में बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं, परजीवी, ठीक है ना। तो परजीवी बोलते हैं। तो परजीवी में सबसे पहला अमरबेल, जिसे बहुत ज्यादा देखा होगा रोड रोड के किनारे, जो पीली पीली धागे जैसी होती है, पूरा वो देखो ये है ना, ये सब क्या है, अमरबेल है। अमरबेल है, टीक है, लाइस, जुआ जानते हो ना, जो बाल में पड़ जाती है, खून चूसती रहती है। कहते हैं भाई तुम्हें इतना ही खून चूसेंगे कि तुम मरोगे नहीं। ऐसा किसी ने नहीं सुना होगा तुमने कि भाई जुओं ने मार डाला लोगों को, नहीं भाई, वो भी जिंदा रहती हैं, अपनी कॉलोनी बढ़ाती रहती हैं, तुम्हें भी हल्का हल्का खून चूसती। लीचेज, लीचेज मतलब जोंक होता है बेटा। टेप वर्म तुम्हें पता है, ये ब्रेन में चले जाते हैं, एक प्रकार के वायरस होते हैं। वायरस नहीं होते बेसिकली, वायरस तो नहीं बोलेंगे शायद, टेपवर्म बेसिकली एक प्रकार के पैरासाइट है, वायरस ना बोलो, ये भी क्या है, पैरासाइट है। टेपवर्म ब्रेन में चले जाते हैं और पूरे ब्रेन में जैसे जाले नहीं होते हैं, जाले जैसा बना देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रेन का जो न्यूट्रिशन है कम हो जाता है। जो शरीर खाना ब्रेन, जो शरीर न्यूट्रिशन ब्रेन के लिए भेजता है, उसमें ज्यादातर न्यूट्रिशन यही खा जाते हैं टेपवर्म, ठीक है ना। तो टेपवर्म बहुत सारे गंदे पानी से आ सकता है, कुछ सब्जियों सब्जियों में भी, जैसे बंधा गोभी जो है, कैबेज है, इस कैबेज में कई बार ये टेपवर्म जो है लोग खा जाते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर का भी कोई असर होता नहीं है। जब तक आप इसको सही तरीके से, जैसे नमक डाल के धो लेना चाहिए, सब्जी वब्जी जब कभी भी खा रहे हो तो नमक डाल के अच्छे से धो लेना चाहिए, तभी बनाना चाहिए। नहीं तो ये तुम सोच रहे हो कढ़ाई में जो है हम पकाएंगे तो ये मर जाएंगे, नहीं भाई, मरते वरते नहीं है बिल्कुल, आपके पेट के अंदर जाते हैं और धीमे 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 आपकी तंत्रिका तंत्र में चले जाते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं। तो बच बचा के जोंक, जोंक तो बहुत लोगों ने देखी होगी। जोंक क्या करती है, वो आपको पकड़ लेगी और खून चूसती रहेगी, वो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक फूड बाय देयर इंटायर सरफेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिससे सरफेस फीडिंग होती है ना, तो यहाँ पे देख लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा ही देख लो। अमीबा में क्या करता है, फूड पार्टिकल, फिर धीमे 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 ये आएगा, फूड को किनारे किनारे से खींचेगा और फिर अंदर ले लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीट होती है बेसिकली, दीज आर यूज्ड फॉर होल्डिंग द फूड एंड टेकिंग इट इनसाइड। तो ये अमीबा का न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, यही चीज इसमें बताया गया है। पैरामीशियम में भी, पैरामीशियम में क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इट टेक्स द फूड एट स्पेसिफिक पॉइंट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। इसी सीलिया की मदद से वो कुछ ही खाने को क्या करते हैं, अपने अंदर
इनगल्फ कर लेते हैं, फूड इनगल्फिंग की प्रोसेस चलती रहती है, ये सब दिमाग में रहेगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करता हूँ। देखो भाई, जीव से शुरू होके और एनएस तक जाता है मसला। जीव से शुरू होके कहाँ तक? एनएस तक जाता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरी चीज को माउथ को बकल कैविटी बोला जाता है ना। तो टंग है, टंग के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के थ्रू हम कहाँ गए? सीधे कहाँ गए? देखो भाई, स्टमक में गए। बात समझ में आ रही? और स्टमक से हम फिर नीचे निकले, नीचे निकल के फिर कहाँ निकल गए भाई? देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसी दौरान पेनक्रियाज और लीवर भी है, ध्यान रखेंगे। बात समझे? पेनक्रियाज भी और लीवर भी दिया हुआ। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट कहाँ हुआ? एनएस। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। रेक्टम उसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, एनएस एकदम लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं। अपेंडिक्स ये वाली चीज है बेटा, थोड़ा सा देख लो। अपेंडिक्स ये पार्ट है, कई बार लोगों का यही चीज जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इस चीज को ऑपरेट करके हटाना पड़ता है। ये वेस्टिबुलर ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। फूड डाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कंप्लीट फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनटू स्मॉल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही? तो अब थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि कहाँ से क्या शुरू हो जाता है। जब आपने खाना मुंह में रखा, फिर उसको दांतों के हेल्प से चबाया, और हमारी दांत और जीभ की मदद से इस चीज को मिक्स किया, सलाइवा मिक्स किया, है ना। सलाइवा कहाँ से निकलता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। टीथ आर यूज टू क्रश द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो टीथ क्या काम करेंगे? उस खाने को छोटे छोटे टुकड़े में क्रश करने के लिए। सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज होता है, और सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को किस चीज में बदल देती है? सिंपल शुगर में बदल देती है। स्टार्च को किस में बदल देगी? सिंपल शुगर में बदल देगी। ये एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे जो, अब वहां पे मुंह में खाना हमने खा लिया, खाना खाने के बाद वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस के थ्रू ना, ईसोफेगस के थ्रू आगे बढ़ता है। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये तो सलाइवरी एमाइलेज का टेस्ट है बेसिकली, समझ रहे हो ना। तो इसमें ये ब्लू ब्लैक कलर जो आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? तुम्हें पता है? आयोडीन। आयोडीन और स्टार्च का जब रिएक्शन होता है तो ब्लू ब्लैक कलर आता है। तो ये चीजें बताई गई। तो लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल इज सो सॉफ्ट फॉर स्मूथ पासेज ऑफ फूड, है ना। एलिमेंट्री कनाल की जो लाइनिंग है बहुत चिकनी सी है, आराम से खाना जो है हमारा नीचे उतरता चला जाता है। क्या कह रहा है? द मसल इन द लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस इज द मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस क्या है? एक मूवमेंट है। तो एक बार क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस तरीके से फूड का जो ग्लोब्यूल है वो कहाँ जाएगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। समझ में आ रहा? फ्रॉम द माउथ फूड इज मूव थ्रू द इसोफेगस, यानी कि फूड पाइप, और उसके बाद कहाँ पहुंचता है? स्टमक में पहुंचता है। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है जो कि जितना आप खाना खाते हो उसके हिसाब से वो एक्सपैंड करने की प्रॉपर्टी रखता है। इट मस्कुलर वॉल हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद द डाइजेस्टिव जूसेज। तो स्टमक की वॉल से बहुत सारी डाइजेस्टिव जूसेज निकलती हैं। बात समझ में आ रही है? और स्टमक जो है एक प्रकार का इलास्टिक है ना, इलास्टिक बैग है। तो क्या करेगा? खुद को कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। इसके मदद से वो क्या करता है? फूड को पूरी तरीके से मिक्स करता है। किसके थ्रू? गैस्ट्रिक जूस के साथ। कैसे? गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है ना, पेट की कौन सा जूस निकालता है? गैस्ट्रिक जूस निकालता है। और पेट की लाइनिंग में कौन सी चीज निकलती है? तो अभी भी बात हुई थी कुछ दिन पहले कि म्यूकस। क्या होता है? वो जो म्यूकस होता है वो स्टमक लाइनिंग में निकला होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई? हाँ, स्टमक की लाइनिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है और पेप्सिन को रिलीज करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो तुम समझते हो, और पेप्सिन क्या है? पेप्सिन है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, है ना। और म्यूकस क्या है? वो स्टमक के लाइनिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे इस एसिड से, इसलिए म्यूकस निकलता है। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन तभी काम करेगा, पेप्सिन तभी काम करेगा जब HCl एसिडिक मीडियम मतलब फूड को एसिडिक बना देगा। इट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। तो उस दौरान जितने भी फूड के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। समटाइम HCl एक्ट ऑन द वॉल कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन। कुछ कभी कभी क्या होता है कि HCl जो है स्टमक के वॉल पे काम करने लग जाता है ना, म्यूकस के कम रिलीज होने की वजह से, या एसिड ज्यादा रिलीज हो गया और स्टमक के वॉल पे जब वो एक्ट करता है तो बर्निंग सेंसेशन आता है, और उसी बर्निंग सेंसेशन को हम लोग कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। क्या हो गई है?
एसिडिटी हो गई है। अगला चीज यहाँ पे क्या है, स्फिंक्टर मसल रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम स्टमक। भाई कुछ चीजें छोड़ दी क्या? अच्छा ठीक है, स्फिंक्टर मसल के बारे में बात करता हूँ। स्फिंक्टर मसल क्या करता है, एनस स्फिंक्टर बात हो रही थी। एनस स्फिंक्टर क्या करता है, ये एग्जिट ऑफ फूड, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो बॉडी से अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट है, तो वो क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में जो होता है वो स्टमक से बाहर निकालता है ना। तो क्या करता है, एग्जिट ऑफ फूड इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम स्टमक इनटू, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, दो जगह स्फिंक्टर का यूज होगा। एक तो एनस स्फिंक्टर का यूज होगा, और एक स्फिंक्टर मसल तुम्हारी लगती है कहाँ पे, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात समझ में आ रही? तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जो कि जब खाना प्रोसेस हो गया पेट में तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्जेस्ट और हाईली कोइल्ड, मतलब गुथा हुआ आपस में, हाईली क्वाइल्ड पार्ट है किस चीज का, एलिमेंट्री कनाल का। एनिमल्स में बात करता हूं तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर बेस्ड ऑन द फूड दे ईट, है ना। जिस तरीके का खाना खा रहे हैं उसके हिसाब से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। हर्बीवोर्स के बारे में बात करता हूं तो हर्बीवोर्स नीड्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। हर्बीवोर्स में क्या, बेसिकली सेल्यूलोज, फाइबर और ये सारी चीजें ना, रफेज पचाना है तो उसको बड़े आंतों की जरूरत है फॉर सेल्यूलोज डाइजेशन। लेकिन मीट जो है देखा जाए तो कंपैरेटिवली इजियर टू डाइजेस्ट है कार्निवोर्स में, इसलिए कार्निवोर्स का क्या होता है, छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। कार्निवोर्स का कैसा होगा, छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, हर्बीवोर्स का बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। इस चीज को थोड़ा सा आप समझ पा रहे होगे कि बेसिकली देखो ये पूरा पूरा लिखा हुआ है इस चीज को। ये ईसोफेगस है, ध्यान से देखेंगे, ये ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये ईसोफेजियल स्फिंक्टर है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये स्टमक तो है ही है, समझ रहे हो, और फिर यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा, और ये स्टमक का जो भी मटेरियल है, जो भी फूड मटेरियल है, वो कहाँ जा रहा है, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा तो उस समय भी ईसोफेजियल स्फिंक्टर का यूज होगा, ताकि फिर से खाना गले में ना चढ़ जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से जब ये एग्जिट होगा, स्टमक से खाना एग्जिट होगा और कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल का यूज होता है। इसी तरीके का स्फिंक्टर मसल का यूज होगा कहाँ पे, एनस, है ना, एनस का स्फिंक्टर मसल जब फूड को एग्जिट करेगा शरीर से। हाँ जी, उल्टी अब नहीं तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, ये बंद नहीं होता है। बात समझ आ रही, दोनों तरफ का मूवमेंट चालू रहता है। उल्टी में बहुत भयंकर प्रेशर की जरूरत होती है, तुम देखा नहीं कभी उल्टी बड़ी प्रेशर से आती है, रोक भी नहीं सकते उसको। तो बेसिकली क्या है, वो काफी प्रेशर की जरूरत होती है, तो वो तो ब्रेन जब सिग्नल भेजता है कि हाँ भाई दिस इज नॉट फिट फॉर कीपिंग इट इनसाइड द बॉडी, तब जाके वो एक प्रकार का रिवर्स प्रेशर जनरेट होता है। बात समझ में आ रही? कहीं ना कहीं लीवर है, लीवर जो है इन सारी चीजों को देखता है ना। या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर मैं बात करूं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फूड के अंदर जो है टॉक्सिसिटी की पहचान करता है। बात समझ आ रही? जब टॉक्सिसिटी क्लियर हो जाती, कंफर्म हो जाती है, तो ब्रेन को मैसेज आता है। तो जब ब्रेन को मैसेज आता है तो यही पेट से जो भी चीज, जो भी पेट में ही तो डायरेक्टली आएगा, तुम्हें पता है बकल कैविटी से जो भी माल है वो कहाँ आता है, पेट में आता है। तो यही पेट से अब पेट पूरा उल्टी कराना शुरू कराएगा, है ना। लिवर जो है अब इस चीज को क्या करेगा, रिवर्स प्रेशर जनरेट करवाएगा, बाहर करो बाहर करो बाहर करो, तो ये सारा मटेरियल बाहर, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा बात करें। Small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, fat, protein and fat. It receives the secretion of liver and pancreas. स्मॉल इंटेस्टाइन ये जगह होती है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पूरी तरीके से पाचन किया जाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कौन कौन सा सिक्रीशन मिलेगा, लीवर से जो बाइल जूस का सिक्रीशन है, और पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन की सिक्रीशन है या पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन है, वो सब कहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलेगा। लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, है ना। तो लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है। इट इमल्सिफाइज फैट, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल इनटू द स्मॉलर फ्लैट ग्लोब्यूल विद द हेल्प ऑफ bile salt. It increases the efficiency of enzyme action and this is similar to the emulsifying action of soap and dirt. देखो यहाँ पे ये बता रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसका लीवर बाइल जूस जो सिक्रीट करता है ना, बाइल जूस का मेन काम है फैट इमल्सिफिकेशन का। बात समझ में आ रही? क्या करेगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में बदल देता है, किसके हेल्प से,
बाइल साल्ट की मदद से। बात समझ आ रही? और इसके ऊपर जितना भी अब आगे पाचन की प्रक्रिया होंगी, जो भी आगे फर्दर एंजाइम एक्शन होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये मदद करता है। बात समझ में आ रही? जैसे कि कह रहा ना कि ये इसका जो इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफाइंग एक्शन है, जैसे साबुन जैसे साबुन को हम गंदगी पे लगाते हैं, जैसे ऑयल है या कुछ भी है, तो उस चीज को जैसे साबुन हटा देती है, वैसे ही जो ये वाइल साल्ट है वो भी बड़े बड़े सॉल्ट, बड़े बड़े मतलब फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में करता है ना, चेंज करता है। मेक द एसिडिक फूड, अब क्योंकि गैस्ट्रिक जूस से निकला है, गैस्ट्रिक जूस में क्या मिलाई जाती है, गैस्ट्रिक जूस में पेट के द्वारा क्या मिलता है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है एसिडिक होता है ना बेटा, एसिडिक होता है। बैक्टीरियल एक्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पेट जो है, स्टमक जो है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस निकालने की वजह से अब फूड जो है वो एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया। तो एसिडिक हो जाने की वजह से अब आगे के जो फर्दर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इस पे काम नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज को अल्कलाइन बनाना है, तो अल्कलाइन किसके मदद से बनेगा, बाइल जूस की मदद से बनेगा। ठीक है। पैनक्रियाज जो है सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, इट कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, है ना, पैनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम होंगे, ट्रिप्सिन होंगे, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लिपेज किस चीज को डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफाइड फैट को। इमल्सिफाइड फैट, फैट इमल्सिफिकेशन कौन कराता है, बाइल जूस। तो जब फैट इमल्सिफिकेशन बाइल जूस के द्वारा होता है, तब जाके लिपेज जो है काम करता है इमल्सिफाइड फैट पे। अगला क्या दिया हुआ है, ग्लैंड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस व्हिच कंटेन्स एंजाइम। बात समझ में आ रही? तो क्या कह रहा है कि जो आते हैं, आंतों के अंदरूनी दीवारों में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो कौन से एंजाइम्स हैं, तो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम है जो कि प्रोटीन को किस में बदल देंगे, अमीनो एसिड में बदल देंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देंगे, ग्लूकोज में बदल देंगे। फैट को किस में बदल देंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देंगे। एंड डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, अब वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। तो ये सारा का सारा डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, उस चीज को क्या करती है, वो ले लेती है ना, और ब्लड में मिला देती है। इट इज यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी, और फिर जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो ब्लड में आ गया, ब्लड में आ गया तो क्या करेगा, एनर्जी देगा, नए टिश्यूज बनाएगा, और साथ में जो पुराने टिश्यू हो गए हैं उसको रिपेयर करेगा। बात समझे? अनएब्जॉर्ब फूड जो होता है, जो कि अब और नहीं एब्जॉर्ब किया जा सकता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। जहां पर ज्यादा जो पानी है, इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल जो है ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, एनस। और एनस को कौन रिमूव मतलब रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर मसल्स जो है, बुढ़ापे में यही वाली मसल खराब हो जाती है, खराब मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो पता चला 2 नंबर लगा। और समझ रहे हो ना, अभी ऑफिस पहुंचने से पहले ही रायता, है ना, तो ऑफिस पहुंचने से पहले ही मामला खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, एनल स्फिंक्टर किसी का काम ना कर रहा हो तो मामला क्या हो जाएगा, इस तरीके से खराब हो जाएगा। तो एनल स्फिंक्टर प्ले अ वेरी ग्रेट रोल इन होल्डिंग द एक्सक्रीटा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग कुछ दांत वांत पढ़ने वाले हैं, कुछ डेंटल कैरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, टूथ डिके। तो क्या कह रहा है, इट इज द gradual softening and demineralization of enamel and dentine due to the production of acid by the bacteria, they convert sugary food to the acid। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये हेल्दी टूथ है ना, ये इसमें क्या है, टूथ डिके मतलब कैरीज लगना शुरू हो गई। और ये क्या है, टूथ डिके। अब यहाँ पे क्या, अंदर तक जाने लगा मामला, इसमें खून वून आने लगता है, क्योंकि ये पल्प कैविटी है, पता ही है तुम्हें, ये क्या है, पल्प कैविटी है। तो यहाँ पर हमारा ब्लड लाइन है, तुम्हें समझ रहा है ना, दांत भी जिंदा होते हैं बेटा, दांतों के अंदर भी खून जाते हैं, पता है ना। तो अब कितनी बार दांत कितने लोगों का खराब हो जाता है, तो खून आने शुरू हो जाते हैं, पता है, और अजीब सी बदबू भी आती है उसमें, क्योंकि सड़न शुरू हो गई है अंदर। बात समझ रही, होता क्यों है, तो इसमें दांतों का खराब होना जो है, कई बार क्या होता है, हम खाना खाते हैं, कुछ मीठा चीज खा लिया जनरली, और खाना खाने के बाद अच्छे तरीके से दांत साफ नहीं किया, है ना, कुल्ला उल्ला नहीं किया, वो फंसा रह गया, तो वो सड़ता रहता है। तो कोई भी चीज जब सड़ती है तो वो एसिड पैदा करती है ना। तो एसिड क्या करता है, ये दांत जो है इसको क्या करता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट बना देगा। जहां पे भी सड़ेगा ना, वहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो उसका जो लेयर है
दांतों का जो हार्ड लेयर है उसे हम इनेमल बोलते हैं। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट चीज क्या है? इनेमल लेयर। तो वो इनेमल जो है धीमे धीमे हटना शुरू हो जाएगा, और वहां से जो सुगरी फूड है वो इसी एसिड में कन्वर्ट हो ही गया। तो वो एसिड यही काम कर रहा है कि इनेमल के लेयर को हटाता है, इनेमल के लेयर को हटाया और कैरीज बना दिया, वहां पे दांत सड़ना शुरू हो जाता है। तो बैक्टीरिया इन्वेड द पल्प काजिंग द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अब यही बैक्टीरिया, अब यहाँ सड़ना शुरू हुआ, बैक्टीरिया पैदा हो गए। अब यहाँ पे ये जो पल्प है ना, इस पल्प को क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब पल्प पे एक्ट करेंगे तो क्या होगा? तुम्हें जलन महसूस होगी, इन्फेक्शन होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। Masses of bacterial cell together with food particle stick to the teeth from the dental plaque and this prevents saliva reaching the tooth surface to neutralize the acid। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत सारे बैक्टीरिया सेल है ना, फूड पार्टिकल के साथ इसी डेंटल प्लेक्स में फंस जाते हैं और उस सड़न की प्रक्रिया को क्या करते हैं? और तेज कर देते हैं। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग कैन रिमूव प्लेक, है ना। डेंटल प्लेक का मतलब तुम समझ रहे हो? दांतों के ऊपर जो पीला पीला जो लग जाता है, एक लेयर सी बन जाती है, दैट इज द लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड डेंटल प्लेक, है ना। तो अगर आप ब्रश कर लेते हो, तो ब्रश कर लिया तो ये खाने की एक पतली सी लेयर होती है जो कि कहीं ना कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करती है? इनकरेज करती है। अभी आपने ब्रश कर लिया, ब्रश करने का मतलब ये नहीं है कि फिर से वो कोलगेट लगाने लगे लंबा चौड़ा, दिन भर वही करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। बढ़िया से हाथों से ही कर लिया या नॉर्मल सिर्फ ब्रश लेके हल्का सा घुमा लिया, उतने से ही काफी हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें दी हुई है, रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, अभी आप लोग पढ़ना शुरू करें।